हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सलाह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुलभ और मैं आपका मेंटर। मेरे साथ अभी जो क्लासेस आपकी चल रही हैं उसमें आप लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था MPPSC प्रीलिम्स यूनिट 6 हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर्स में भारत की विदेश व्यापार नीतियों के बारे में पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सार्क के बारे में। चूँकि हमारा टारगेट है MPPSC प्रीलिम्स 2024, हमें ये क्रैक करना ही है। कंपटीशन बहुत टफ है, सिलेबस नया है, पहली बार इस सिलेबस से एग्ज़ाम होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है और बिल्कुल इस तैयारी को धुनना है। तो आज इस क्लास में मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। चलिए अब शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे आज की क्लास में क्या, सार्क। सार्क क्या है भाई? जब आप सिलेबस देखेंगे, हमारा MPPSC का सिलेबस देखेंगे तो यूनिट 6 में लास्ट लाइन में, यूनिट 6 की लास्ट लाइन में आपको विदेश व्यापार नीतियों के साथ साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन सार्क, G20 और आसियान के बारे में है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं सार्क। सार्क क्या है भाई? सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यह इसका फुल फॉर्म है। जैसे हम हिंदी में क्या सार्क कहते हैं, हिंदी में सार्क क्या है? हिंदी में इसका फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या है ये? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो यह सार्क का फुल फॉर्म है। यह आपसे पूछा सकता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यह क्या है? सार्क का फुल फॉर्म है। अब अगर हम आगे देखें इसके बारे में, तो इसकी स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई। कब? 7-8 दिसंबर 1985, 7-8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई। फिर बात आती है इसके मुख्यालय की, कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है काठमांडू में। काठमांडू जो कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल की राजधानी है, तो यह नेपाल में है। ये जो मुख्यालय है, यह मुख्यालय कब बना? पहले तो याद रखिए 7-8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय की स्थापना हुई 17 जनवरी 1987। कब? 17 जनवरी 1987 में इसके सचिवालय, इसके मुख्यालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? काठमांडू में इसका सचिवालय है। आप इसको क्या समझ सकते हैं? सचिवालय भी समझ सकते हैं, कार्यालय भी समझ सकते हैं। कहाँ पर है? काठमांडू में। कब स्थापना हुई? 17 जनवरी 1987 को। बहुत सारे सोर्सेज में आपको कितनी 16 जनवरी डेट मिलेगी, लेकिन वह गलत है, 17 जनवरी सही है। आप सार्क की वेबसाइट पर इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। सारा डेटा मैंने जो यूज़ किया है वह सार्क की वेबसाइट का डेटा यूज़ किया है। फिर बात आती है कि भाई सार्क की स्थापना का विचार कहाँ से आया? जो सार्क है, सार्क बनाया था किसके लिए? दक्षिण एशियाई देश हैं, दक्षिण एशिया के देश हैं, उनके मध्य सहयोग के लिए, कि आपस में सहयोग के माध्यम से एक दूसरे के विकास में योगदान देंगे, इसलिए सार्क की स्थापना की गई थी। यह विचार सबसे पहले 1980 में, कब? 1980 में किसने दिया था भाई? बांग्लादेश के राष्ट्रपति, बांग्लादेश की राष्ट्रपति जिया उर रहमान, जिया उर रहमान जो थे, कौन थे? ये थे बांग्लादेश के राष्ट्रपति। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? इसका विचार प्रस्तुत किया था। कब? 1980 में। फिर इनके विचार प्रस्तुत करने के पश्चात जब 1980 में दक्षिण एशियाई देशों का कोई भाई हुई होगी सम्मेलन या उनकी मीटिंग, तो उसमें फिर 1981 में
इन देशों का एक सम्मेलन हुआ, कहाँ? कोलंबो श्रीलंका में, कोलंबो श्रीलंका में, जहां पर इस संबंध में और एक प्रस्ताव भी, दस्तावेज भी रखा गया इनके द्वारा। कब? 1981 में एक दस्तावेज रखा गया, विचार 1980 में, और जो दस्तावेज मतलब एक पुख्ता विचार रखा था, पुख्ता अपना मत रखा 1981 के कोलंबो में एक मीटिंग हुई थी उसमें। तो याद रखिए, स्थापना 7 दिसंबर 1985, मुख्यालय काठमांडू नेपाल। कब? 17 जनवरी 1987 को, और विचार 1980 में। सार्क का विचार सबसे पहले किसको? जिया और रहमान को आए थे, जो कौन थे? बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, तत्कालीन राष्ट्रपति। फिर हम बात करें सार्क के सदस्य देशों की। सार्क में सदस्य कौन है? तो सार्क में भाई भारत और भारत के पड़ोसी देश, भारत और भारत के 7 पड़ोसी देश इसमें शामिल है, चारों ओर से भारत को घेरे हुए हैं। आप देखेंगे तो कौन? भारत पहला सदस्य तो कौन है? भारत। फिर भारत के बाद इसका सदस्य है, यहाँ आइए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर एक और पड़ोसी देश नेपाल और भूटान। तो 4th मेंबर नेपाल और भूटान। फिर बांग्लादेश, फिर भारत के चरण को सुशोभित करने वाला श्रीलंका, और जो 8वां सदस्य है, जो 8वां सदस्य है वह है मालदीव। क्या? मालदीव। आप जब इसके भौगोलिक स्थितियों को देखेंगे इसके सदस्यों की, तो यह भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि भारत के भाई चारों ओर से घिरे हुए हैं, तो भाई विदेश व्यापार पर, भाई यहाँ पर आवागमन पर, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये संगठन। इनके साथ सहयोग होगा, इनके साथ अबाध क्या होगा? आना जाना, अबाध भ्रमण होगा, तो इससे भाई व्यापार में भी, नवाचार में भी, तकनीक में भी, हर चीज़ में सहयोग मिलता है। और मेन चीज़ यह जो देश है, यह संगठन में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश कौन सा है? भारत। और सबसे बड़ा क्षेत्र, अगर हम बात करें क्षेत्रफल में, जनसंख्या में भी सबसे बड़ा देश कौन है? भारत। तो भारत इसका क्या? लीडर के रूप में उभर कर आया था, इस संगठन के लीडर के रूप में, कि इन देशों का नेतृत्व कर रहा है भारत। अभी आप लोगों ने G20 समिट के बारे में अगर उसको फॉलो किया होगा, तो G20 में क्या? भारत एफ्रो एशियाई कंट्रीज के लीडर के रूप में उभरा, दक्षिण एशिया के लीडर के रूप में भारत उभर रहा है। तो यहाँ उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं यहाँ से की गई थी, क्योंकि भारत इनमें, इसमें बड़े भाई की भूमिका निभा सकता था। किसकी? बड़े भाई की भूमिका। तो इसके सदस्य देश देख लीजिए, यह सार्क का लोगो है। यह क्या है? सार्क का लोगो है, ये फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और यह क्या है? 8 सदस्य देश है, याद कर लीजिए, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। अब इनके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं, एक ट्रिक कर लीजिए। MBBS पानी, MBBS पानी, MBBS पानी, 2 शब्द हैं, इनको कीजिए भाई। इससे क्या? M फॉर मालदीव, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, S फॉर श्रीलंका। तो मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, N फॉर नेपाल और I फॉर इंडिया। तो यह है, ऐसे में आपको सार्क के 8 देश याद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 8 देश याद हो जाएंगे। तो इतना आए बच्चों समझ में सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें, ये हुए सदस्य। अब हम बात करें संस्थापक सदस्य। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 8 है, लेकिन हम संस्थापक सदस्यों की बात करें तो अफगानिस्तान को छोड़कर जो बाकी के 7 देश थे, मतलब संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं? तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। ये जो 7 हैं संस्थापक देश, कितने थे? 7। यह 7 भारत, इसके सार्क के संस्थापक सदस्य हैं। अफगानिस्तान संस्थापक सदस्य नहीं है,
विशेष रूप से याद रखें, टोटल 8 सदस्य हैं, अफगानिस्तान बाद में सदस्य बना। 8वां सदस्य कौन है? अफगानिस्तान 8वां है, संस्थापक 7 थे, बस इतना ही। फिर हम अफगानिस्तान की सदस्यता की बात करें, अफगानिस्तान की सदस्यता की, तो जो इसके सम्मेलन होते थे, किसके? सार्क के सम्मेलन। तो उन सम्मेलनों में जो 13वां सम्मेलन हुआ, 13वां सार्क सम्मेलन कब हुआ? 2005 में। 2005 में। इसमें अफगानिस्तान को सदस्यता की घोषणा, अफगानिस्तान सदस्य बनने की घोषणा हुई या बनने का प्रस्ताव। लेकिन विधिवत रूप से या हम कहें ऑफिशियली कब? ऑफिशियल रूप से कब? 14th सम्मेलन में। 14th सम्मेलन में यह सदस्य बना, जो कब हुआ था? 14th सम्मेलन 2007, जो कहां हुआ था? नई दिल्ली में। तो इसमें यह ऑफिशियली सदस्य बना, ऑफिशियल सदस्य बना था। कब? 2007 में, जब नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ था। 14वां सम्मेलन आपको याद रखना है। 13वें सम्मेलन 2005 में सदस्य बनाने की घोषणा। अब सदस्य बनाने की घोषणा समझिए ना, जैसे अभी घोषणा की गई थी ब्रिक्स सम्मेलन में कि भाई 5 नए सदस्य जोड़े जाएंगे, ब्रिक्स में जोड़े जाएंगे। तो घोषणा हुई थी 2005 में, और ऑफिशियली कब समिट में शामिल हुआ, कब मीटिंग में शामिल हुआ? 2007 से यह ऑफिशियली सदस्य है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को हार्ट ऑफ एशिया भी कहा गया था, उसके विकास के लिए कि भाई कैसे हम उसको विकसित करें, उसको प्रमोट करने के लिए हार्ट ऑफ एशिया, उसके सहयोग के लिए। तो क्या हुआ? तो 2005 में इसकी बात की गई, 2007 में इसको शामिल किया गया। 2007 में 14वें सम्मेलन में, जो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। महत्वपूर्ण है क्योंकि नई दिल्ली में भी हुआ था, इसलिए इसका क्रम भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? क्रम। तो संस्थापक सदस्य पढ़ लिए और अफगानिस्तान की सदस्यता के बारे में आपने पढ़ा। चलिए अब आगे बात करते हैं कि भाई इसकी संरचना की बात करें। जो इसका सचिवालय है, सचिवालय की संरचना की या उसके सचिवालय के संगठन की बात करें, तो जो सार्क है, सार्क के सचिवालय में एक महासचिव होता है। कौन होता है? एक होता है महासचिव, सेक्रेटरी जनरल। महासचिव एक होता है, सेक्रेटरी जनरल एक। फिर इसमें क्या होते हैं? 8 निर्देशक होते हैं। कितने? सेक्रेटरी जनरल एक, और फिर निर्देशक 8 होते हैं, डायरेक्टर जनरल। सेक्रेटरी जनरल एक है, डायरेक्टर जनरल या निर्देशक 8 हैं। और कितने? 8। डायरेक्टर ऑफ एचआरटी, डायरेक्टर ऑफ एआरडी, डायरेक्टर ऑफ ईएनबी, डायरेक्टर ऑफ ईटीएफ, और डायरेक्टर एसए, डायरेक्टर आईपीए, डायरेक्टर ईटीएस और डायरेक्टर ईएससी। ऐसे 8 डायरेक्टर हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है, कैसी बॉडी है? एक महासचिव प्लस 8 निर्देशक, एक महासचिव प्लस 8 निर्देशक हैं। फिर इसके अलावा अन्य स्टाफ है, इसके अलावा अन्य क्या है? स्टाफ है, सहयोगी सदस्य हैं, अन्य सहयोगी सदस्य हैं। और इन सभी को मिलाकर टोटल 61 मेंबर हैं। कितने? 61 मेंबर्स हैं। इन सभी निर्देशक के अंडर अलग अलग क्या हैं भाई? अलग अलग हेल्पिंग मेंबर्स हैं। तो टोटल 61 लोगों की सदस्यता है। तो मान लीजिए कितने होंगे? यह 52 होंगे। सहयोगी स्टाफ जो है वो कितने? 52 मेंबर होंगे। तो इसके सचिवालय की सदस्यता की, सचिवालय की संरचना की बात करें तो एक महासचिव होगा और 8 निर्देशक होंगे। अब बात कीजिए महासचिव की नियुक्ति के बारे में। किसके बारे में? तो महासचिव की नियुक्ति के बारे में हम बात करें तो महासचिव की नियुक्ति कहाँ से होती है? तो भाई जो सार्क है, सार्क में सभी देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो सदस्य होते हैं। अब सदस्य जो विदेश मंत्री हैं, तो विदेश मंत्रियों की परिषद के में से जो महासचिव है, इसकी नियुक्ति विदेश मंत्रियों
की परिषद से, जो विदेश मंत्री हैं उनकी परिषद में से एक महासचिव चुना जाता है। और यह क्या रोलिंग क्रम में होते हैं, क्या रोलिंग क्रम में, कि भाई पहले कुछ वर्ष ये रहेंगे, फिर दूसरे देश के, फिर दूसरे देश के, जैसे G20, मतलब रोलिंग क्रम में कि भाई अगर 8 देश हैं, अगर सदस्य 8 हैं, ऐसे रोलिंग क्रम में पहले ये इस देश का, फिर इस देश का, फिर इस देश का, फिर इस देश का, ऐसे सबका क्रम आता है, इसमें सभी का क्रम आता है। तो रोलिंग क्रम में क्या बनेगा, इसका महासचिव बनेगा जिनका कार्यकाल कितना, जिनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का, कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का कार्यकाल, सॉरी 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने, 2 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका, कार्यकाल 2 वर्ष का इनका होता है। महासचिव का कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष का। और यह जो महासचिव है, यह जो महासचिव है, इसका कार्यकाल रिपीट नहीं होता है, पुनः नियुक्ति नहीं, पुनः नियुक्ति नहीं होती है। मतलब अगर 1 वर्ष एक देश का मेंबर बन गया तो फिर अगले टेन्योर में उस देश का ना बन के अगले देश का ही बनेगा। आप कहो कि अगर ये मेंबर, ये जो मेंबर है ये बन गया और यह दोबारा बन जाए, नहीं, इसके बाद यही बनेगा क्रम में। भाई हो सकता है भाई 16-18 साल बाद फिर से क्रम आ जाए और ये बन जाए, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन वही व्यक्ति लगातार 2 कार्यकाल में नहीं हो सकता। तो इनकी क्या पुनः नियुक्ति नहीं होती। और मेन चीज इसमें क्या होगा कि भाई 2 वर्ष का कार्यकाल, और विदेश मंत्रियों की जो परिषद होती है उसमें से महासचिव को चुना जाता है। किसमें से, विदेश मंत्रियों की परिषद में से। तो सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की परिषद में से महासचिव को चुना जाता है। फिर मैं बात करूं कि भाई पहले महासचिव कौन थे, इसके पहले महासचिव तो कौन थे, अब्दुल एहसान। कौन, अब्दुल, प्रथम महासचिव। कौन थे, अब्दुल एहसान। कहां के थे, बांग्लादेश के। फिर भारत से अब तक 2 लोग महासचिव बनाए जा चुके हैं। भारत से 2 लोग महासचिव बनाए जा चुके हैं। और ये 2 लोग कौन हैं, ये 2 लोग कौन हैं, एक तो हैं कांत किशोर भार्गव और दूसरे हैं शीलकांत भार्गव। एक कौन है, के भार्गव, कांत किशोर भार्गव, और दूसरे हैं शीलकांत भार्गव, सॉरी शीलकांत शर्मा, शीलकांत शर्मा। यह 2 क्या हैं, यह 2 मेंबर महासचिव भारत से बन चुके हैं। जो के भार्गव हैं यह बने थे कब, 1995 में, 1995 में। और फिर जो शीलकांत शर्मा हैं यह बने थे 2007 में। कब, 2007 में। तो महासचिव के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि भाई सबसे बड़ा व्यक्ति होता है सार्क के सचिवालय का। इसके अंदर फिर 8 निर्देशक होते हैं, उनके अंदर फिर 52 और सदस्य, टोटल 61 लोगों की बॉडी होती है। महासचिव की नियुक्ति विदेश मंत्रियों की काउंसिल से की जाती है और 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। वर्णानुक्रम में, अल्फाबेटिक ऑर्डर में इनकी नियुक्ति की जाती है। और जो निर्देशक हैं, तो निर्देशक जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर या निर्देशक, इसके निर्देशक का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष का। निर्देशक का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है निर्देशक का कार्यकाल, 3 वर्ष का। और इनकी नामजदगी क्या, इनकी नामजदगी सदस्य देशों के द्वारा की जाती है, सदस्य देशों के द्वारा। इनका मतलब सदस्य देश नाम देते हैं और उन नामों पर महासचिव
महासचिव विचार करते हैं और महासचिव उनकी नियुक्ति करते हैं। महासचिव नियुक्ति कर देते हैं सदस्य देशों की उस पर, ठीक है, सदस्य देशों की सिफारिश पर। तो ये हुई क्या, सेक्रेटरीट की संरचना, इसके सचिवालय की संरचना। किसका सचिवालय, तो यह सचिवालय था सार्क का। तो सचिवालय की संरचना आपको समझ आई होगी। फिर हम बात करें भाई पर्यवेक्षक की। पर्यवेक्षक की सार्क में भाई 8 तो सदस्य देश हैं, लेकिन इसको और ज़्यादा प्रासंगिक करने के लिए और अन्य देशों के सहयोग के लिए कुछ देशों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है। सबसे पहले कब, 2007 में। कब, 2007 में। 2007 में ईरान को पर्यवेक्षक का दर्जा मिला। में किसको, ईरान को पर्यवेक्षक का दर्जा मिला। फिर 2010 में, 2 सने आपको याद रखने हैं। फिर 2010 में किसको, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार, इन दो को पर्यवेक्षक का दर्जा मिला था। किसको, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार को पर्यवेक्षक का दर्जा मिला। और ऐसे करते करते वर्तमान में कुल 9 देशों को पर्यवेक्षक का दर्जा है, पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। अब यह 9 देश कौन से हैं, तो यह 9 देश भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो पहला आपने पढ़ ही लिया ईरान, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा म्यांमार, फिर चौथा है अमेरिका, पांचवा है यूरोपियन यूनियन, और जो छठा पर्यवेक्षक है वह है कौन, जापान। सातवां पर्यवेक्षक है हमारा दक्षिण कोरिया। कौन सा छूट रहा है भाई, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान, दक्षिण कोरिया, 8वां और 9वां अभी, हाँ 8वां हो गया चीन, और 9वां कौन सा है, मॉरिशस। तो यह 9 देश हैं जिन्हें पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। कहां पर, सार्क कंट्रीज में। तो यह 9 देश भी इनके नाम सहित आपको याद होने चाहिए। यह प्रश्न आपसे प्रीलिम्स में फैक्चुअल तरीके से पूछा जा सकता है। ये क्या करते हैं, यह देश भी सार्क की जो मीटिंग्स हैं उसमें शामिल होते हैं और इनकी गतिविधियों को देखते हैं, उनके अनुसार अपनी पॉलिसीज में या सहयोग भी इन देशों को सार्क की मीटिंग्स में सहयोग भी प्रदान करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ें तो बात करते हैं इसके उद्देश्य की, कि भाई सार्क का उद्देश्य क्या है। अब कोई भी क्षेत्रीय संगठन बनता है, देखो यह क्षेत्रीय संगठन है। क्षेत्रीय संगठन क्या, जो क्षेत्रीय देश हैं उनमें आपस में सहयोग के लिए। तो प्रत्येक क्षेत्र में, किस क्षेत्र में सहयोग के लिए गठन होगा, पहले तो सदस्य देशों में लोक कल्याण को बढ़ावा देना। उस क्षेत्र में क्या करना है, जो सदस्य देश हैं या दक्षिण एशिया है वहां पर लोक कल्याण को बढ़ावा देना। फिर इन देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना है। इन देशों के मध्य क्या करना है, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विकास करना है, चाहे वो अर्थव्यवस्था का हो, इनकी संस्कृति में आपस में क्या करना है और विकसित किया जाए। फिर सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग। कैसे होता है सहयोग भाई, सांची में क्या है, बौद्ध विश्वविद्यालय है। भूटान में क्या है, बौद्ध धर्म है, तो सांस्कृतिक सहयोग होगा ना। श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा कहीं ना कहीं भाषाई आधार पर, कल्चर के आधार पर।
मतलब नृत्य, संगीत, नाटक, इनके आधार पर वो भी संस्कृति का हिस्सा है, लोक कथाएं उनमें जो भी हो, तो सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाएगा। फिर जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर क्या होंगे, एक सुर में होंगे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे पर का सहयोग करेंगे। हालांकि भाई इसका एक सदस्य पाकिस्तान, उससे हमारी बिल्कुल नहीं बनती है, हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा उसका विरोध ही करते हैं और वो हमारा विरोध करता है। पाकिस्तान के कारण ही आज ऐसी स्थिति है कि भाई जो सार्क है वो विधिवत तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद भारत ने टोटली दरकिनार कर दिया है पाकिस्तान को, वो बिल्कुल भी इसके साथ संबंध रखना नहीं चाहता है, तो कहीं ना कहीं इसके इफेक्ट सार्क पर ही पड़े हैं, है ना। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों मंचों पर सहयोग की कि इनके एक सुर में सभी वोटिंग करें, इनके सहयोग करें, तो ऐसा जैसे यूएन में हुआ, महासभा में अंतर्राष्ट्रीय मंच ही तो है। अगर रूस यूक्रेन युद्ध है तो उन पर ये सारे देश एकजुट हों कि हम इस पक्ष का सहयोग करेंगे या हम सभी शांत रहेंगे, तो ऐसी नीति अपनाई जाएगी। ये इसके उद्देश्य थे। फिर हम बात करें इसके कार्यक्षेत्र की कि भाई सार्क का कार्यक्षेत्र क्या है, किन किन क्षेत्रों में यह कार्य करता है। तो किन किन क्षेत्रों में, भाई लगभग सभी क्षेत्रों में कार्य करता है। जो आप अगर सोचेंगे, विचार करेंगे किसके, इकोनॉमिक्स से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित या अन्य सहयोग से, तो पहले तो मानव संसाधन विकास और पर्यटन पर कि भाई कौशल उन्नयन के लिए मानव संसाधन विकास करना है ना, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए आपस में सहयोग, फिर कौशल विकास के लिए, फिर पर्यटन एक दूसरे में आपस में, जैसे मालदीव में पर्यटन भारत का बहुत बड़ा हिस्सेदारी है, मालदीव, श्रीलंका में पर्यटन की, नेपाल में पर्यटन की, तो यहाँ पर पर्यटन में सहयोग। फिर संरचना, कृषि और ग्रामीण विकास, तो आधारभूत संरचना विकास करने के लिए, कृषि के विकास और आधुनिकीकरण के लिए, ग्रामीण विकास की योजनाओं के संचालन के लिए आपस में सहयोग करेंगे। अब सार्क बैंक या ऋण भी प्रदान करेंगे इनको। फिर जो पर्यावरण है, प्राकृतिक आपदाएं, जैव प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में एक दूसरे को सहयोग और नीतियां बनाने में भी सहयोग करेंगे। फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए, भाई जो तस्करी होती है पशु पक्षियों की, जानवरों की, उसके संबंध में आपस में सहयोग। फिर जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी है, इससे संबंधित नवाचारों के लिए एक दूसरे को टेक्नोलॉजी हस्तांतरण के क्षेत्र में, तो ये क्षेत्र में भी कार्य करेंगे, ये आपस में मिलकर कार्य करेंगे। फिर मैं बात करूं आर्थिक व्यापार और वित्त, क्या आर्थिक व्यापार और वित्त के लिए, आर्थिक व्यापार और वित्त के क्षेत्र में भी ये सहयोग करेंगे आपस में कि भाई जो फ्री ट्रेड हो, व्यापार आयात निर्यात मुक्त हो, शुल्क मुक्त हो, आयात निर्यात, ज्यादा से ज्यादा व्यापार किया जाए इनके मध्य, ताकि यह आपस में आत्मनिर्भर बन जाए ये 8 देश। यह इसका कार्य क्षेत्र, इस क्षेत्र में भी, वित्त में भी, मतलब ऋण देने में, ऋण लेने में, और सामाजिक कार्य, समाज के उत्थान के लिए जो क्या है कि भाई कहना चाहिए कुरीतियां हैं उनके निपटान के लिए भी, जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको सुलझाने में सहयोग। पर सूचना और गरीबी निवारण के लिए, और ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा आपूर्ति के लिए, परिवहन विकास के लिए और विज्ञान प्रौद्योगिकी, इन सभी क्षेत्रों में मिलकर कार्य करता है। क्या सार्क इन सभी क्षेत्रों में मिलकर कार्य करता है। फिर हम बात करें शिक्षा, सुरक्षा और संस्कृति के लिए, अब हम बात करें सार्क की प्रमुख उपलब्धियों की कि सार्क की उपलब्धियां क्या हैं। तो क्या उपलब्धियां हैं सार्क की। सबसे पहले तो भाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का विकास किया गया है। भाई भारत बांग्लादेश के बीच में, भारत श्रीलंका के बीच में, भारत मालदीव के बीच में, भारत अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत भूटान, इनके बीच में मुक्त व्यापार का क्षेत्र विकसित हुआ था। हालांकि पाकिस्तानी खुरापात के कारण अपन ने उससे व्यापार करना भाई कम कर दिया, या मुक्त व्यापार नहीं हो पा रहा है पाकिस्तान से, लेकिन और देशों के साथ कहीं ना कहीं यह सफल रहा। हालांकि वर्तमान में इसमें भी समस्याएं आ रही हैं चीन की दखल के बाद। फिर एक चीज क्या है, साप्टा, SAPTA, साप्टा, याद रखिएगा क्या है ये, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, महत्वपूर्ण है, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये कब, 1993 में सार्क सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था इस एग्रीमेंट पर, इस समझौते पर। क्या है साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब ये ऐसा कि सार्क के देश हैं, यह है आप ये जो देश हैं, 8 देश सदस्य देश हैं, जो 7 देश थे 1993 में, तो उन सदस्य देशों को ट्रेड के लिए प्रेफरेंस देंगे।
क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे उन देशों को कि भाई कोई भी आयात निर्यात करना है तो हम यहाँ इजीली तरीके से करेंगे, तो प्रेफरेंशियल ट्रेड। तो कब, 1993 में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। फिर इसके बाद आता है साफ्टा। तो साफ्टा क्या है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यह साप्टा का स्थान लेने वाला, इसने क्या, साप्टा को क्या किया, समयानुसार प्रतिस्थापित कर दिया है। साप्टा की जगह क्या आ गया, साफ्टा। SAPTA की जगह SAFTA, साफ्टा आ गया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आ गया, प्रेफरेंशियल ट्रेड की जगह क्या, फ्री ट्रेड की बात की जाने लगी इसमें। यह कब, 2004 में सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। कब, 2004 में से अपनाया गया था साप्टा की जगह साफ्टा। इसमें मुक्त व्यापार को कागजी रूप से या ऑफिशियली रूप से अपनाया गया था इन देशों के मध्य कि भाई न्यूनतम सीमा शुल्क लगेगा, न्यूनतम टैक्स लगेगा, न्यूनतम डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी इन देशों में आपस में। सेवा निर्यात के लिए, सेवा आयात के लिए, वस्तु निर्यात के लिए, वस्तु आयात के लिए कोई भी इनमें क्या, टैक्स नहीं होगा, फ्री ट्रेड होगा। जैसे एक देश के अंदर होता है वैसे इन 8 देशों के मध्य होगा। फिर एक आता है SATIS, बिल्कुल सतीश बोल दीजिए आपको याद करने के लिए, साप्टा, साफ्टा और सतीश ऐसा कर लीजिए। तो SATIS क्या है, सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। मतलब ये क्या, वस्तुओं के लिए था, और यह सर्विस मतलब सेवाओं के व्यापार, सेवा व्यापार हेतु समझौता। सेटिस क्या है, SATIS, सतीश क्या है, सेवा व्यापार समझौता है सार्क देशों के मध्य। क्या है, सेवा व्यापार समझौता, याद रखिए, सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड सर्विस, ट्रेड इन सर्विस, तो सेवा व्यापार के लिए समझौता कौन सा है, SATIS। फिर हम बात करें इसके संगठन की। ये तो अभी हमने क्या संरचना जो पढ़ी थी, वो संरचना पढ़ी थी हमने सचिवालय की। किसकी, सचिवालय की। अगर उस अलग तरीके से हम अगर इसकी संगठन पढ़ें तो संगठन क्या होगा इसका, भाई इसका संगठन है कि एक तो क्या है, एक क्या है, सचिवालय, और दूसरा है समिति व सम्मेलन। तो समिति व सम्मेलन को इस तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। अब प्रश्न आ सकता है कौन सी समिति है, कौन सी समिति नहीं है। पहले तो ये सम्मेलन होते हैं आयोजित इसके, फिर इसका एक मंत्रिमंडल भी है, फिर क्या, स्थायी समिति होती है, तकनीकी समिति होती है और प्रोग्रामिंग समिति होती है। 3 समितियां बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए। कौन कौन सी, स्थायी समिति, प्रोग्रामिंग समिति और तकनीकी समिति। इसके अलावा अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स होते हैं, कार्य समूह भी होते हैं बहुत सारे, और कार्यवाही समितियां भी होती हैं। लेकिन 3 महत्वपूर्ण याद रखिए, स्थायी समिति, प्रोग्रामिंग समिति और तकनीकी समिति। इस तरीके से क्या, इसके संगठन को वर्गीकृत किया गया है। इसके अंदर और डीप में आपको नहीं पढ़ना है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और बस इतना ही आपको ये समझ विकसित करनी चाहिए। फिर इसके बाद और हम आगे देखें तो बात करते हैं भाई इसके सम्मेलनों की, प्रमुख सम्मेलन की। तो जो सार्क है, सार्क का पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो सार्क का पहला सम्मेलन हुआ था 7-8 दिसंबर 1985 को। कहाँ पर, ढाका में। कहाँ पर, ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था, ढाका में पहला। कहाँ, ढाका में हुआ। फिर हम देखेंगे भाई भारत में कहाँ कहाँ सम्मेलन हुए इसके, भारत में कहाँ कहाँ सम्मेलन हुए। तो 1986 में बेंगलुरु में हुआ था। कब, 1985 में बना, 1986 में बेंगलुरु में इसका एक सम्मेलन हो गया। फिर दूसरा 1995 में नई दिल्ली में हुआ था, और 2007 में भी नई दिल्ली में इसका हुआ। 2007 में कौन सा था, यह 14वां था। इसमें कौन, अफगानिस्तान सदस्य बना। के भार्गव के बारे में पढ़ा। वह 1995 में क्या हुए थे, सार्क के महासचिव बने थे। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। 86 में बेंगलुरु में, 95 में नई दिल्ली, 2007 में नई दिल्ली में हुआ था। अब आपका काम क्या है, आपका काम है कि लेटेस्ट कौन सा सम्मेलन हुआ, यह आपको स्वयं सर्च करना है। नवीनतम सम्मेलन कुछ आपको 2000
2014 का डेटा मिलेगा, कुछ 2016 का डेटा मिलेगा और कुछ 2023 का डेटा मिलेगा। तो इन तीनों पर आपको फोकस करना है। 2016 का पाकिस्तान में होना था लेकिन नहीं हो पाया, कुछ देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्क में भारत की अध्यक्षता कब कब रही? भारत कब कब सार्क का अध्यक्ष रहा? तो भाई 1986, 95, 2007, 8 जब जब भारत में सम्मेलन आयोजित हुआ, जब जब भारत में सम्मेलन आयोजित हुआ तब तब उसने अध्यक्षता की है। कब? 86 से 87 तक, 95 97 तक, 2007 से 8 तक। ये बेंगलुरु में सम्मेलन हुआ, नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में तभी भारत इसमें अध्यक्ष के रूप में रहा। भारत को अध्यक्षता प्राप्ति किसकी? सार्क की, सार्क सम्मेलनों की। फिर हम बात करें सार्क के कुछ विशिष्ट निकायों की। किसकी? सार्क के कुछ विशिष्ट निकाय जिनके हेडक्वार्टर हमें याद करने, कहाँ पर उनके हेडक्वार्टर हैं। जैसे पहला है सार्क मध्यस्थता परिषद। सार्क मध्यस्थता परिषद, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इस्लामाबाद में। कहाँ पर है? इस्लामाबाद में। सार्क मध्यस्थता परिषद इस्लामाबाद में। पाकिस्तान में सोचो, जो हमेशा क्या करता है? ऊधम होता है, ऊधमी बच्चा है, सार्क का सबसे ऊधमी मेंबर है, वही मध्यस्थता करेगा। कैसे हो सकती है भाई? मध्यस्थता तो उससे और उसके अन्य लोगों से विवादों के बीच में जरूरी है, वो खुद कैसे करेगा? फिर सार्क विकास कोष, कहां पर? थिम्पू, भूटान। सार्क डेवलपमेंट फंड SDF, सार्क डेवलपमेंट फंड SDF कहां पर? थिम्पू, भूटान में है। फिर सार्क यूनिवर्सिटी, सार्क विश्वविद्यालय कहां है? न्यू दिल्ली में, JNU कैंपस में। सार्क विश्वविद्यालय कहां? न्यू दिल्ली में है, जो JNU कैंपस में स्थापित की गई। फिर सार्क क्षेत्रीय मानक संगठन, सार्क क्षेत्रीय मानक संगठन कहां पर है? तो ये है ढाका में। तो सार्क मध्यस्थता परिषद इस्लामाबाद, सार्क विकास कोष थिम्पू, सार्क विश्वविद्यालय नई दिल्ली, और सार्क क्षेत्रीय मानक संगठन कहां पर है? यह है ढाका में। फिर सार्क प्रबंधन एवं विकास संस्थाओं का संघ, सार्क का प्रबंधन एवं विकास संस्थाओं का संघ कहां पर है? हैदराबाद में। हैदराबाद में। भारत के तो सारे याद कर ही लेना भाई। फिर सार्क राज्य बीमा संगठनों का संघ, सार्क राज्य बीमा संगठनों का संघ कहां पर है? मुंबई में। और सार्क नेत्र अकादमी, सार्क ऑप्थेल्मोलॉजी एकेडमी, सार्क अकेडमी फॉर ऑप्थेल्मोलॉजी। क्या? सार्क अकेडमी फॉर ऑप्थेल्मोलॉजी, SAO। क्या बोलेंगे इसको? SAO, सार्क अकेडमी फॉर ऑप्थेल्मोलॉजी। सार्क नेत्र अकादमी कहां पर है? नई दिल्ली। कहां? नई दिल्ली में एकेडमी है। फिर एक आता है सेवा, इस तरीके से कीजिएगा, सेवा स्वरोजगारिता महिला संघ, सेल्फ एम्पावर्ड या सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क वुमेन एसोसिएशन, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन कहां पर? अहमदाबाद में। कहां पर है ये? अहमदाबाद में है। चलिए, ये कहां? अहमदाबाद में है। तो इनको याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है इन्हें याद करना। तो सार्क मध्यस्थता परिषद इस्लामाबाद, सार्क विकास कोष थिम्पू, सार्क विश्वविद्यालय नई दिल्ली, सार्क क्षेत्रीय मानक संगठन ढाका, सार्क प्रबंधन एवं विकास संस्थाओं का संघ हैदराबाद, सार्क राज्य बीमा संगठनों का संघ मुंबई, और सार्क नेत्र अकादमी नई दिल्ली, और सेवा स्वरोजगारिता महिला संघ अहमदाबाद। और इसके बाद सार्क कृषि केंद्र कहां पर है? ढाका में। सार्क ऊर्जा केंद्र है इस्लामाबाद में, और सार्क सांस्कृतिक केंद्र है कोलंबो में, और सार्क टीबी एवं एड्स केंद्र या HIV केंद्र कहां पर? काठमांडू में। सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र भारत में। भारत में भी कहां? जो गुजरात आपदा प्रबंधन, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान में इसका हेडक्वार्टर है। सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान में की गई है। तो यह कहाँ पर है? भारत में। तो सार्क कृषि केंद्र ढाका, सार्क ऊर्जा केंद्र इस्लामाबाद, सार्क सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो, सार्क TBM एड्स केंद्र कहाँ पर? काठमांडू में, और सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र भारत। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान मतलब गुजरात में ही होगा। फिर एक और चीज आती है, पहले एक बार ये रिवाइज और करूं
कि सार्क मध्यस्थता परिषद इस्लामाबाद, सार्क विकास कोष थिम्पू, सार्क विश्वविद्यालय नई दिल्ली और सार्क क्षेत्रीय मानक संगठन ढाका, सार्क प्रबंधन एवं विकास संस्थाओं का संघ हैदराबाद और सार्क राज्य बीमा संगठनों का संघ मुंबई और सार्क नृत्य अकादमी नई दिल्ली और सार्क स्वरोजगारिता महिला संघ अहमदाबाद। कहाँ पर? अहमदाबाद में। फिर जो सार्क कृषि केंद्र ढाका, सार्क ऊर्जा केंद्र इस्लामाबाद और सार्क सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो, सार्क टीबीएम एड्स केंद्र काठमांडू और सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र भारत के गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। फिर एक और महत्वपूर्ण चीज है सार्क के संबंध में। क्या है महत्वपूर्ण चीज? कि भाई जो सार्क है इसकी एक स्कीम है सार्क वीजा स्कीम। कौन सी? सार्क वीजा स्कीम, जो कब लाएगी? 1992 में। सन महत्वपूर्ण है इसका, सन आप याद कर लें। सार्क वीजा स्कीम कब? 1992 में लाई गई। यह किसके लिए? वीजा किसके लिए होता है? दो देशों के बीच अबाध भ्रमण के लिए। एक व्यक्ति को किसी दूसरे देश में जाना है तो वीजा लगता है। तो यह क्या सदस्य देशों के मध्य अबाध भ्रमण हेतु यह क्या वीजा पॉलिसी लाई गई थी, ताकि इसके सदस्य देश आपस में जा सकें, सदस्य के नागरिक हैं वह जा सकें, व्यापार के लिए, सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए, खेलों के लिए, इसके लिए आसानी से आवागमन होगा। तो यह कनेक्टिविटी देखो, इसके पीछे कॉन्सेप्ट का यूरोप जैसा कॉन्सेप्ट था कि यूरोप में जो देश हैं, यूरोपियन यूनियन के देश हैं, वह आपस में आ जा सकते हैं, अबाध भ्रमण हो सकता है। ऐसा ही कॉन्सेप्ट इन्होंने प्रयास किया था कि तो उसके लिए क्या सार्क वीजा स्कीम बहुत आसान शर्तों पर वीजा प्रदान किया जाने लगा था सार्क देश सदस्यों के नागरिकों के लिए। इसके अलावा और कुछ और फैक्ट भी हैं इससे संबंधित। भाई क्या फैक्ट हैं मैं बता देता हूं आप लोगों को। कुछ 2-4 फैक्ट हैं, देख लीजिए। पहले तो जो सार्क है, सार्क यह क्या कर रहा है? जो सार्क देश हैं, सार्क देश 3% क्षेत्रफल को, कितने? विश्व के 3% क्षेत्रफल को कवर करते हैं, 3% क्षेत्रफल को कवर कर रहे हैं। फिर ये क्या कर रहे हैं भाई? 21% आबादी सार्क देशों में निवास करती है, जिसमें से 17.5% तो भारत में ही है। कितनी? 17.5% भारत में है। और वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितनी? 3.8% की हिस्सेदारी है। अगर हम पीपीपी के आधार पर करें, पीपीपी के आधार पर, तो यह क्या $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है या इतनी भागीदारी है पीपीपी के आधार पर। लेकिन वैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.8% की हिस्सेदारी है। तो ये क्या सार्क आपका आज समाप्त होता है। सार्क में यह सारी चीजें आपको कवर करनी है। सार्क में हमने क्या क्या देखा कि भाई सार्क की स्थापना कब की गई, सार्क की किस उद्देश्य से स्थापना की गई, किन्होंने इसका विचार दिया, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कब बना मुख्यालय, सचिवालय, और वह सचिवालय की संरचना पड़ी, वैसे सार्क की संरचना पड़ी, इसके उद्देश्य, इसके कार्य क्षेत्र, प्रमुख बैठकें कहाँ पर हुई, तो यह और कब हुई, भारत में आपको याद रखनी है। फिर भाई कौन सी योजनाएं, कौन सी स्कीम है, कौन से केंद्र हैं सार्क के, तो यह सारी चीज़ें आपने पढ़ी और आशा है आप ये याद कर लेंगे। अगली क्लास में हम देखेंगे आसियान। बने रहिए ज्ञानशिला एकेडमी की यूट्यूब चैनल के साथ, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्लास को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, उन तक भी पहुंचाएं, और जो भी आपको प्रश्न आता है इससे संबंधित इसमें कमेंट करें। चलिए कमेंट के लिए मैं आपको कुछ प्रश्न दे देता हूं। सबसे पहला तो प्रश्न जो मैंने आपको दिया था, कौन सा? सार्क की 2014 और 2016 की समिट के बारे में लिखेंगे आप, और साथ ही साथ क्या एक और क्वेश्चन है कि लास्ट कब हुई थी इसकी समिट, लास्ट समिट कब हुई थी, और वर्तमान महासचिव कौन है, सार्क के वर्तमान महासचिव कौन हैं, यह प्रश्न बताइए। सार्क के वर्तमान महासचिव, सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है?
चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।